अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज वीक का लास्ट डे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन जो है वो आज के दिन फ्राइडे के दिन 2 सेशंस होते हैं। जो हमने आफ्टरनून सेशन देखा उसमें काफ़ी हद तक एक नेगेटिविटी या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स ऑफलोड पोजिशंस करते हुए दिखाई दिए। कल के दिन भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, आज भी मार्केट ने फर्दर सेंटिमेंट्स को कंटिन्यू किया और फाइनली 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ। इट मीन्स के मार्केट ने 42,000 का लेवल इस वीक के अंदर लूज भी किया और साथ साथ वो इन्वेस्टर्स जो काफ़ी हद तक मोटिवेटेड थे या बकअप थे वो भी साइडलाइन होते हुए दिखाई दिए हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम कह सकते हैं कि जो एक वन ऑफ द न्यूज़ जो कि एक मेन न्यूज़ थी पूरे वीक के अंदर वो ये थी रुपी डॉलर पैरिटी, यानी कि रुपी की डिप्रिसिएशन और डॉलर की कंसेक्यूटिव एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ज़्यादातर देखा गया है। आज के दिन उज़्बेकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा, जिसमें SCO समिट में स्टेट्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग देखी जा रही है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये मीटिंग देखी गई है। कल भी हमने देखा था 2 डे विजिट है ऑब्वियसली, तो इस विजिट के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो ग्लोबली इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस होने जा रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट के हवाले से और डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं। खासकर पाकिस्तान में फ्लड आने के बाद जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ी एग्जाम्पल पाकिस्तान में देखी गई है तो वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, वो भी डिस्कशन का हिस्सा बनी। साथ साथ हेड ऑफ स्टेट से मीटिंग कैजुअली और फॉर्मली दोनों देखी गई। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक हम कह सकते हैं कि बायलैटरल रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। वीकली हाइलाइट्स देखते चलते हैं, पूरे हफ्ते की क्या परफॉर्मेंस रही। मंडे के दिन 41,862.29 के लेवल पर मार्केट ने क्लोजर किया। 85.87 पॉइंट्स डिक्लाइन देखे गए। 116.33 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ट्यूसडे के दिन मार्केट में एक पॉजिटिविटी आई। 42,000 के लेवल पर मार्केट ने ट्रेड किया। 42,001.34 के लेवल पर मार्केट का क्लोजर। 139.05 का गेन। 118.46 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। वेडनेसडे के दिन अगेन मार्केट के सेंटिमेंट्स फर्दर हम कह सकते हैं कि रेंज बाउंड एंड पॉजिटिव जेस्चर। 42,011.82 पे क्लोजर। 10.48 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 156.34 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्सडे के दिन, दैट इज यस्टरडे, कल के दिन हमने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा मार्केट के अंदर। काफ़ी अरसे बाद हम कह सकते हैं कि मंडे के बाद से ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट दोबारा बिहेव करते हुए दिखाई देगी। थर्सडे के दिन 41,772.09 पे क्लोजर। 239.73 का डिक्लाइन देखा गया। 259.97 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड फ्राइडे के दिन, आज के दिन मार्केट ने फर्दर कल के सेंटिमेंट्स को दोबारा प्रिवेल किया, कंटिन्यू किया। 41,679.49 पे क्लोजर। 92.6 हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स डिक्लाइन देखे गए। 219 पॉइंट्स कारोबार मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। यहाँ पे एक बात देखी जा रही है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन विच इज़ लैकिंग मार्केट के अंदर, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि वो न्यूज़ जो कि एक ट्रिगर न्यूज़ बन के मार्केट के अंदर आ जाए तो तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम SCO समिट ही डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का उज़्बेकिस्तान का विजिट है, साथ साथ हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है, तो क्या क्या पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं जो डिस्कशन का हिस्सा होंगे और साथ साथ उन पर काम होता हुआ नियर फ्यूचर हमें दिखाई देगा। उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो मीटिंग जो समरकंद में जारी है उसमें तमाम हेड ऑफ स्टेट्स इनफॉर्मली और फॉर्मली हमें मिलते हुए दिखाई दिए। कल के दिन के आपने पिक्चर्स भी देखे होंगे, साथ साथ वो टॉपिक्स सुने होंगे जो डिस्कशन का हिस्सा रहे। बायलैटरल रिलेशन के हवाले से और ख़ासकर इकोनॉमिक रिलेशन के हवाले से बात की गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हम कह सकते हैं कि फूड रिसेशन या फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की जा रही है। पाकिस्तान को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। पहले ही पाकिस्तान काफ़ी चैलेंजेस से गुजरा है, फिर साथ साथ हम कह सकते हैं कि फ्लड आने के बाद फर्दर चैलेंजेस में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया, तो वो आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी और फर्दर टॉपिक्स के हवाले से भी जो इस समिट का हिस्सा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पैनल मौजूद है। सरदार शौकत पोपलजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं आप बलूचिस्तान बिजनेस फोरम को, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मलिक अरशद साहब, आप चेयरमैन हैं डब्ल्यू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, मेंबर हैं CEC PPMA के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। आपसे कुछ देर बाद वो ज्वाइन करेंगे। तो सरदार साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और टॉपिक की डिस्कशन करते हैं। सरदार साहब, SCO समिट जारी है और साथ साथ अगर हम बात करें तो हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है। इट मीन्स कि ये एक फॉर्मल और बहुत ही ऑथेंटिक
इससे जो डिस्कशन है या इसकी जो एक आउटकम है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सो माय पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान के चैलेंजेस और ऊपर से इस वक्त राइट टाइम पे ये मीटिंग कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इसमें जो दो लीडिंग सुपर पावर्स मौजूद हैं, जिसमें रशिया और चाइना है, तो पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस में ये बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ग्रेजुअली इसके मेंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ने में वो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो इस खत्ते में, एशिया में, सेंट्रल एशिया में बड़ा इम्पोर्टेंट वेट रखते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज इसलिए है कि चाइना जो है, जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया और फिर ऑनवर्ड्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू किया सीपेक, वो भी इसमें बड़ा लीड रोल अदा कर रहा है। और फिर रशिया प्लस चाइना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वेट रखता है। और साइमल्टेनियसली पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर ईरान इसमें मौजूद है। फिर हमारा बहुत करीबी दोस्त मुल्क टर्की भी मौजूद है। फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी मैंशनड। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसे फोरम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाना, वो मैं समझता हूँ कि बड़ी ये खुशाइन बात है कि हमारे आर्च राइवल इंडिया जो है वो भी इस फोरम में मौजूद है। और उनका मौजूदगी होना, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ को हाईलाइट करना, ये बड़ा फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल होगा पाकिस्तान के लिए। ख़ासकर इस टाइम में जब वी आर इनगल्फ विद द फ्लड एंड क्लाइमेटिकल रेंज, और हमारे मुल्क में जिस किस्म की तबाही हुई है, तो हमारी टोटल डिपेंडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट से है जी। तो ये इमीडिएट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम मिला, जहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर की हेड ऑफ द स्टेट से मीटिंग हो रही है, तो वो इसमें बायलैटरल टॉक्स में ये उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने तो ज़रूर बताया होगा, लेकिन उन्होंने ज़रूर पूछा होगा और ये भी ज़रूर पूछेंगे कि वो मज़ीद पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए। जो मैं समझता हूँ इसके अंदर पॉलिटिकल डायमेंशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करने में ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं, जो इसको एक इनगल्फ किया हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है। आपको पता है उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं इस वक्त सेंट्रल एशिया के, जो अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करें। और ये जो फोरम है, ये इसके अंदर बहुत पॉजिटिव रोल अदा करेगा इंशाल्लाह। अच्छा सरदार साहब, हमारे साथ काफ़ी अभी मसाइल हमसे पाकिस्तान दो चार था। अगर बात की जाए थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, हम पहले ही मुश्किलात में फंसे थे, फिर उसके बाद फ्लड आ जाता है और फ्लड के आने के बाद तो कहते हैं ना कि वो कोई भी कसर बाकी नहीं हो रही। अब तो पूरी एक जो है वो तबाही का बायस हुआ। अब काफ़ी वहाँ के लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं, उनको भी हमारी मदद दरकार है, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद दरकार है। जबकि पाकिस्तान कोई कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री का हिस्सा नहीं रहा है। ज़्यादातर पाकिस्तान का जो हाथ है वो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्लाइमेट को ख़राब करने में कोई हाथ नहीं है। तो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान की मदद भी करें, और साथ साथ जो पाकिस्तान पहले ही अपने एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, फिर इतना वर्स्ट एक कंडीशन आ गई। देखिए, आपने देखा होगा कि दो इंटरनेशनल यूएन रिलेटेड बॉडीज़ ऑलरेडी ये वॉइस रेज कर चुकी हैं कि जी इसमें पाकिस्तान की फॉल्ट नहीं है। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं जो एमिशन क्रिएट करते हैं, उनकी वजह से ये हुआ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें एक चीज़ समझने की बात है कि ये जब क्राइसिस आए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो पोस्ट क्राइसिस अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, उसको लेके नहीं बैठ जाते हैं। तो हमें अब क्राइसिस हो गई, सबसे बड़ी हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, और जिस वॉल्यूम की क्राइसिस आई, आज हमें संभालना उसको मुश्किल हो रहा है। मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त या सूबाई हुकूमतें अपने अपने लेवल पे जो कोशिश कर सकती हैं वो करेंगी, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पीछे नहीं है। आप देखें कि जितने कंट्रीज़ हैं, उनमें वो भी कंट्रीज़ हैं जो इस एससीओ मीटिंग में शामिल हैं, वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं हमारे रिलीफ उसके अंदर। अब रिलीफ के बाद जो मेजर इशू है वो रिहेबिलिटेशन का है। आप देखिए, बहुत से, मैं अपने बलूचिस्तान के रेफरेंस से बताऊं कि बहुत से गांव हैं जो पूरे के पूरे वॉश आउट हो गए। जो पॉपुलेशन है वो हाइट पे बैठी हुई है, उनके छत नहीं है,
शायद वापस जाके उनको अपनी ज़मीन को रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि घर तो उनके हैं नहीं, वो तो वॉश आउट हो गए। नो, वी हैव टू लुक टुवर्ड्स दैट। वो नो डाउट क्लाइमेट के ऊपर आप फाइट करें, दैट्स अ ऑन गोइंग वॉर। उसको आप अगर लेके बैठ जाएंगे तो ये जो इतने कोई 3 करोड़ के करीब लोग जो बेघर हो गए, उनको रिहेबिलिटेट करना फिर वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो हमें इस वक्त क्लाइमेट को डिस्कस करें। लेकिन अब एक प्लानिंग के साथ करना है, उनको जो जगह दी जाए, उनकी जो एक रिहाइश दी जाए, उनके लिए जो लैंड फराम की जाए, जो जहाँ वो कारोबार कर रहे थे वो ऐसी जगह हो कि बाद में दोबारा कोई भी ऐसा फ्लड या कोई भी ऐसी बारिशें मुतासर ना कर सके उन्हें। मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है, ये इट फॉल्स ऑन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इनको आगे लेके जाना है, इनको रिजॉल्व करना है। जी। फेडरल गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है, आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट कैन गिव टेक्निकल नो हाउ, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को खुद करना है। तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, माजरत के साथ, तमाम जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ, बलूचिस्तान और सिंध, उनकी कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की ये क्राइसिस आई हैं उनको हैंडल करने के अंदर। राइट। तो इट मींस कि फिर उनकी हेल्प आउट फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और लामहाल दुनिया में ऐसे फ्लड्स आए हैं, अर्थक्वेक आए हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी करती है। आप देखें 2005 में जो आज़ाद कश्मीर में अर्थक्वेक आया था, उसमें मैं समझता हूँ 60-70% जो सपोर्ट थी वो इंटरनेशनल सपोर्ट थी, यूएन एजेंसीज। इवन आप देखें कि यूएस ने हर किस्म की इवन एविएशन सपोर्ट दी, उनके हेलीकॉप्टर्स भी आए हर तरीके से। तो इस टाइम हमें इंटरनेशनल उस लेवल पे देखना होगा कि आने वाले वक्त में रिहेबिलिटेशन क्राइसिस ना बने पाकिस्तान, और उनका इकोनॉमिक रिवाइवल जितनी जल्दी हो सके ताकि वो अपनी लाइफ की तरफ वापस आ सके। बिल्कुल, ये तो देखिए इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल फैमिलीज, इंडिविजुअल्स ने खुद देखना है, गवर्नमेंट ने प्लान करना है, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम देना है। मैं समझता हूँ कि जो क्राइसिस एरियाज हैं जैसे बलूचिस्तान है, सिंध है, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड एरियाज हैं। तो एग्रीकल्चर को रिवाइव करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको। अच्छा, ये भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि बम्पर क्रॉप होगी इस बार, तो डिफरेंट एनालिटिकल व्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि ये जितना भी फ्लड आता है या फ्लड के बाद कुछ वाइटामिन्स, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की, वो फ्लड की सूरत में जो है वो मिल जाती है सॉइल को। तो आप समझते हैं कि अब जो ये मिनरल्स या जो एक रिच मिनरल सॉइल होगी तो उससे बम्पर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है। हमारे पास जो पहली एक थोड़ा सा लैक ऑफ, हम कह सकते हैं कि फूड हो रहा था या जो एक कमोडिटी हो रहा था, अब जरा थोड़ा सा वो फुलफिल हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। इसमें ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लेकिन दो चीज़ें हैं जो इसको इमीडिएट आप रिवाइव कर सकते हैं, एक एग्रीकल्चर, दूसरा लाइफ स्टॉक। तो इसको गवर्नमेंट को FAO है, यूनाइटेड नेशंस है, मेरा ख्याल है वर्ल्ड बैंक, लोन के अलावा वर्ल्ड बैंक इस मामले में भी फंडिंग देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो हमें उनको प्लान करके सबको सर जोड़ के बैठना होगा और ये प्रायोरिटीज बनानी होंगी कि हमारी फर्स्ट थिंग इज रिहेबिलिटेशन। ये मैं बड़ी फख्र से बात बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से रिलीफ ऑपरेशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इन लोगों को मदद की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी प्रेज वर्दी है। गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे मुखैर लोगों ने और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पूरा अपना हक अदा किया है इसमें। राइट। चलें जी, मलिक अरशद साहब ने हमें ओवर कॉल ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप चेयरमैन हैं W ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। तो अरशद साहब प्लीज़ ये बताइए कि ये कॉन्फ्रेंस, ये समिट जारी है, प्राइम मिनिस्टर साहब का 2 डे विजिट है उज़्बेकिस्तान में, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसमें हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो उजागर करने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक रिवाइवल है, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए या दुनिया के हवाले से, दोनों जो है वो एक इन्फ्लेशन का जो एक हिस्सा है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो सिमिलर ही दिखाई दे रही हैं। सो ये जो मीटिंग है कितना इम्पॉर्टेंट होगी और इसमें जो एक आउटकम होगा वो आने वाले दिनों में क्या होगा, प्लीज़ ज़रा ये डिस्क्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैम शुक्रिया। मैम, ये जो प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त विजिट है उज़्बेकिस्तान का, SCO जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस चल रही है उस मिनट में, ये बहुत ही अहमियत का अमल है। और चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का
जो पर्पस है बनने का, वो जितनी चीजें आप डिस्कस कर रही हैं, वो फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, पीस है रीजन में, इकोनॉमिक और ट्रेड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल हैं। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का जो विजिट है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का और बाकी हेड ऑफ स्टेट्स का, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा मौका मिला है सबके साथ इस चीजों को बात को डेलिब्रेट करने का, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है और जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है उससे फायदा उठाने का पाकिस्तान को भरपूर मौका मिला है और प्राइम मिनिस्टर साहब इसका फायदा उठा भी रहे हैं। सबको पाकिस्तान के मसाइल से आगाह भी कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, और वहाँ पे उनकी तैयब उर्दगान साहब से मुलाकात हुई है, वहाँ पे प्यूटन से मुलाकात हुई है और हेड ऑफ स्टेट्स चाइना मुलाकात हुई है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कन्विंस करके सब लोगों को पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके ऊपर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डेलिब्रेट करके उनको कन्विंस करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाकी चीजों के ऊपर बायलैटरल बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मौका है जिससे वो फायदा उठा रहे हैं और इससे दूर नताइज जरूर निकलेंगे। और जितने वहाँ पे उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स के आगे 1-2 हफ्तों में हमें बहुत अच्छे असर नजर आएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो इस वक्त बाकी फ्लड की रिलीफ में सिचुएशन डेवलप हुई है, वो अभी मैं पूरा नहीं सुन सका, जो पैनल के मेरे कोपल रही साहब बात कर रहे थे जी। तो एज ए नेशन हम जिस तरह बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो फ्यूचर चैलेंजेस आ रहे हैं इस सिचुएशन में पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ उनमें फूड सिक्योरिटी है, ये बहुत बड़ा आगे हमें चैलेंज आएगा। और उसके लिए जो इस वक्त बहुत अच्छा फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उसको उन्होंने 3000 पर मन जो है वो कर दी है पंजाब ने, और जो सिंध है उसने 4000 पर मन कर दी है। तो उससे बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमारे फार्मर्स हैं उनको मिलेगा। और बिल्कुल आप जैसे बात कर रही थी कि फ्लड अल्लाह माफर में कोई अच्छी चीज तो नहीं, आप आ गया तो आप हम इसको उस नजर से देखें कि इससे कैसे निकलने हैं। तो वो जो अच्छा अर्शद साहब, हमें अपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने की जरूरत है। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ना रहें बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी बन जाए तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। हमें उसके लिए कोई ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि ये पानी ड्रेन ना हो बल्कि इसको स्टोर करके इससे कोई पावर जनरेशन या बिजली बनाने में सस्ती बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो ये क्राइसिस हैं उस पर काबू पाया जाए। मैम आगे जो हमारे चैलेंजेस हैं ना, उसमें जैसे आपने जिक्र ये किया है एनर्जी क्राइसिस का, मैं कहता हूँ फ्यूचर चैलेंजेस जो हैं आफ्टर दिस फ्लड जो हमें नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें पहला नजर आ रहा है वो रिहेबिलिटेशन ऑफ मास इन केपीके एंड सिंध है। और दूसरा जो है ये जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसमें एनर्जी क्राइसिस जो है इसको, जैसे आप कह रही हैं कि इसको यानी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, उसके ऊपर काम करके जो हमारे एनर्जी क्राइसिस है उसको हम जब तक दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी सिचुएशन इकोनॉमिक बेहतर नहीं हो सकती। और जो फूड सिक्योरिटी का हम सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी सीरियस मीटिंग्स हो के इस जो डिजास्टर है इसको अपॉर्चुनिटी में किस तरह हमने कन्वर्ट करना है, इसके लिए एक अच्छी सॉलिड प्लानिंग की जरूरत है और किया जा सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं जो डेवलप हुई हैं। कोई यानी टाइमली जो है लोग अगर सोइंग कर लेते हैं वीट की, बाकी सारी चीजों की, तो जो फ्यूचर में, चूंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो एग्रीकल्चर कंट्री में अगर पानी आया है तो इसके देयर आर मेनी अदर यूजेस एज वेल। तो इसको उस नजर से देख के जो भी इसका ऐसी चीजें हो सकती हैं उसको
जो हमारे एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटीज है वो बनाने की कोशिश की जाए। अरशद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, मैं पोपल जी साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगी। सर ये बताइए कि बलूचिस्तान में हम जिक्र कर रहे थे, आपको याद होगा प्रीवियस प्रोग्राम्स में जब बारिशों का नामो निशान भी नहीं था, तो हम उस वक्त ये बात कर रहे थे कि कुछ डेजर्ट्स को भी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है डेवलप कंट्रीज़ ने, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बनाकर और स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर कल्टिवेशन। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के तो बलूचिस्तान जो कि उसकी भी एक अपनी वायबिलिटी, अपनी एक हम कह सकते हैं पोटेंशियल है, और हमारे पास ह्यूमन पावर भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनाई जा सकती हैं कि अब जो कि ये बारिशें हैं, जो इनका फ्लड का पानी है, उसको वेस्ट ना किया जाए, या फिर कुछ अरसे बाद थोड़ा बहुत ड्रेन करने के बाद महफूज कर लिया जाए और कुछ काम कर लिया जाए। कोई शक नहीं, मैं अर्ज़ करूं कि बलूचिस्तान का जो डेजर्ट्स हैं वो बहुत फर्टाइल डेजर्ट हैं। आप देखें पंजगूर तुर्बत का एरिया, अवरान जो है, खारान जो है, ये डेजर्ट एरिया है, लेकिन वहाँ पे दुनिया की तीसरी बड़ा ज़ख़ीरा है खजूर का, डेट प्रोड्यूसिंग एरिया है, और ये डेजर्ट है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कुदरत का ऐसा निज़ाम बनाया कि वो खजूर निकलती है। और अनफॉर्चुनेटली हमने जो अपनी असेसमेंट की फोरम पे, इस फ्लड में कोई 5 रेन जो हुई, इसमें कोई 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ ये जो डेट प्रोड्यूसर्स हैं उनका। तो अब गवर्नमेंट को मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट देना चाहिए, असिस्टेंस देनी चाहिए, और लामहाल हमारी कोशिश है कि देखें रिलीफ में, रिहेबिलिटेशन में हमारे अपने लोगों ने बहुत किया। मैं ये सिर्फ कह दूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में किया तो ये गलत होगा। हमारे पाकिस्तान के अपने लोगों ने, इदारों ने भी पूरा हक अदा किया और वो किया। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें और ये आगे बढ़ें और ये बताएं कि इकोनॉमिकली किन किन चीज़ों को हमें फास्ट ट्रैक में लेके लोगों को इन्वॉल्व करना है, ताकि लोगों की पार्टिसिपेशन हो जाए और वो मेंटली एग्रेव्ड होने की जगह वो सेटल डाउन हो जाएं अपने रिहेबिलिटेशन में भी और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी। तो एग्रीकल्चर, मैंने पहले अर्ज किया कि एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक ये बड़ी इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। अब लाइव स्टॉक का तो हम देख सकते हैं काफ़ी सैलाब की वजह से वो भी बहुत हर्ट हुआ है, और वो सेक्टर भी हम कह सकते हैं इतना मुतासर हुआ है कि आने वाले दिनों में हमें इसके म्यूजिक सुनना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये वो एरियाज हैं जो आप दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर मैं 3 महीने के अंदर आप रिवाइव कर सकते हैं, और लाइफ स्टॉक में मानता हूँ 6 मंथ से 1 ईयर लगेगा, लेकिन फिर भी जो इसमें हिस्सा लेने वाली पॉपुलेशन है उन पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मेरा काम शुरू हो गया, और फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी में जो आपकी पार्टिसिपेशन है वो भी काउंट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ बाकी चीज़ें करें आप। द फर्स्ट थिंग गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू डू इज टू हेल्प द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए 2 सूबे जो हैं उनका सिंध का उतना ज़्यादा नहीं हुआ, बलूचिस्तान का आप समझें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट तबाह हो चुका है। ट्रेन ट्रैक बह चुके हैं, रोड्स डैमेज्ड हैं, इसी तरह ब्रिजेस बहुत से ख़त्म हो गए। इनको रिवाइव करना कोई आसान काम नहीं है। यू नीड दैट काइंड ऑफ कैपिटल, यू नीड दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब रेल ट्रैक वो है जो ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ है, वो जब ब्रिज गिर गया तो यू नीड दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड कि आप उसको रिवाइव कर सकें। सेकेंडली देन वी कम टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ट्रेन सर्विसेज भी बंद है पाकिस्तान में, बिल्कुल बंद है, और बलूचिस्तान का मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिवाइव हो। दूसरा, इमीडिएटली जो गवर्नमेंट को लेना है वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक को ऑन फास्ट ट्रैक दे मस्ट हेल्प। अच्छा, फास्ट ट्रैक पे आपने कहा है कि ये 2 चीज़ें अगर हो जाएंगे तो हमारे पास जो फूड इनसिक्योरिटी है, ये जो मामला हैं जो अभी फौरी तौर पे कमी क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन हमें और भी काम करने की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। इस गवर्नमेंट के चैलेंजेस बहुत सारे हैं जो हम स्टार्ट से ही देख रहे हैं, और साथ साथ आने के बाद से फिर डेली बेसिस पे कोई ना कोई नया एजेंडा, कोई ना कोई नया चैलेंज सामने आ रहा है। सो माय पॉइंट इज सर कि आने वाले दिनों में जो कि ऑब्वियसली मुश्किल हैं, क्रिटिक्स भी बहुत सहना पड़ रहा है और फर्दर भी क्रिटिक्स की ही एक्सपेक्टेशन है। आप क्या कहेंगे कि आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं कि एक तो चैलेंजेस, ऊपर से हमारे घर के अंदर एक मुसीबत आई है ना, उससे निमटना भी है और उसकी तशहीर भी नहीं करनी है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिसिज्म से ऊपर है। ये मेरा अपना पर्सनल मोटो है कि क्रिटिसिज्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन।
आप जितना अच्छा काम करेंगे, दुनिया ऐसी है कि वो आपको क्रिटिसाइज करेगी। तो गवर्नमेंट शुड नॉट लुक टूवर्ड्स दैट कि कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, दे शुड पुट हेड्स डाउन। एंड मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है, शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ, साहब। इनका बहुत अच्छा स्टाइल है कि ही इज हेड्स डाउन एंड ही इज डूइंग वॉट एवर ही कैन। आप देखें इस सैलाब के अंदर उन्होंने बलूचिस्तान को बड़ा मॉरल सपोर्ट दिया है, फिजिकल और मॉरल सपोर्ट दिया है। तो वो खुद बिजनेसमैन भी हैं, वो समझते हैं कि आपका रिवाइवल जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। अगर आप इकोनॉमिक्स को ऑन ट्रैक ले आएंगे तो अल्टीमेटली ये सारी क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। कमाएंगे तो फिर आगे काम करेंगे कोई ना, शक जब नहीं। पैसे नहीं होंगे तो कैसे काम करेंगे। चलिए अरशद साहब से बात करते हैं। अरशद साहब, आप सुन रहे हैं और जाहिर सी बात है बिजनेसेस भी ज़रूरी हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल भी ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए पहले ही काफ़ी चैलेंजेस थे, फ्लड की सूरत में हमें इस अपॉर्चुनिटी को अगेन प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। लेकिन ये बात है कि हमें पहले के क्राइसिस से भी निपटना है, क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर काम नहीं किया गया था, अब आप समझते हैं कि उनकी प्लानिंग भी नेसेसरी है। साथ साथ थोड़ा सा फ्लड आने के बाद बीमारियां भी बहुत हो गई हैं, आपने देखा है, तो ड्रग्स की भी कमी देखी गई है, उसके ऊपर भी जरा कमेंट कीजिए। हाँ मैम, इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं कि जो फ्यूचर है उसमें भी ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं एससीओ में जो समिट हो रही है, तो उसके पर्पस में ऑब्जेक्टिव्स में क्लाइमेट चेंज जो है ना ये टॉप ऑफ द लाइन है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है जस्ट 1% ऑफ द टोटल है जो पूरी दुनिया प्रोड्यूस कर रही है। और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो के जो इम्पैक्ट पाकिस्तान को ऊपर आ रहा है और नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड, हमें उसकी भी प्रॉपरली टाइमिंग प्लानिंग भी करनी चाहिए और अवेयरनेस और नॉलेज भी क्रिएट करना चाहिए इंटरनेशनली कि टोपोग्राफिकली जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द सिचुएशन के जो ग्लोबल क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसका बहुत बड़ा फ्यूचर में भी पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट आ सकता है और उसका अभी से प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि हर कोई डिजास्टर आ जाए और उसको फिर हम ट्राई करें कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करें अपॉर्चुनिटी में। और यही तो बात समिट में भी बताई गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में मैम आपके साथ ये बात की थी कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और इसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर आता है किसी भी डिजास्टर का आपकी इकोनॉमी के ऊपर। इस वक्त देखिए IMF से हमें अगर वो फंड्स मिले हैं तो इमीडिएटली हमारा फ्लड रिलीफ का ये सिचुएशन डिजास्टर डेवलप हुआ है और हम मोर और लेस जो है वो सिचुएशन जो है बहुत बड़ा हमें रिलीफ जो है ना फील नहीं हुआ। आपका डॉलर रेट फिर उसी तरह उसी तेजी से ऊपर जाने लग गया। इंपोर्ट जो है हम बंद करने के बावजूद जो है सिचुएशन जो है अभी थोड़ी सी कंट्रोल करने की जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इसको प्रॉपर जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तौर पे करके अच्छा जो मलिक साहब एक चीज मुझे प्लीज, आई एम इंटरप्टिंग यू हियर, एक चीज मुझे बताएं कि ये समिट चल रही है और हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, इंटरनेशनल कम्युनिटी सुन रही है इसको, हमारे पास यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल आए थे उनकी भी ये अपील थी, एग्जैक्टली उनकी भी ये अपील थी कि IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो अमाउंट दिया गया है एटलीस्ट उसका डेट जो है वो माफ किया जाए या वेव ऑफ किया जाए। सो माय पॉइंट इज कि यहाँ भी ये चीजें रेस की जा सकती हैं कि ऑलरेडी इतने क्राइसिस में आप ऐसे मदद करें या वैसे मदद करें, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल ऐसी है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की भी है और की भी होगी कि इस वक्त डेट सर्विसिंग में जितने हमारे फंड जा रहे हैं, जितना हमारा बजट जा रहा है, जब तक वहां से मैं कहता हूँ ना बिल्कुल हमें फार्गो ना करें, सिर्फ हमें उसके लिए टाइम ही दे दें कि ठीक है। ये जरूरी है उनसे बात करने की प्राइम मिनिस्टर साहब की कि इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो फ्लड आने के बाद हम लोगों को रिलीफ देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारी इतनी बड़ी आगे पॉपुलेशन जो है पहले यानी वो बेघर हो गए लोग, यानी उनको उनके घरों में आबाद करना आसमान के नीचे रह रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है और हमें इमीडिएट रिलीफ जो है ये इस फॉर्म में तो जरूर दें कि जो डेट सर्विसिंग में हमने उनको पेमेंट करनी है इसको जो है इसको आगे मूव फॉरवर्ड कर दें। इसको एटलीस्ट हमें अगर फार्गो कर दें बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट इसको रीशेड्यूल जरूर करवाए। और दूसरा जो है जैसे आपने बात की कि मेडिसिन शॉर्ट हो रही है, बाकी जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ये तो डेफिनेटली जब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, डॉलर रेट ऊपर जा रहा है पूरी दुनिया में,
इस वक्त मैं बताऊं कि यूएस इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 3.2 उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, उनका प्रोजेक्टेड दो जो 23 का है वो 3.2 है। और जो चाइना जैसी इतनी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है वो 8.1% से अभी 5.1 पे प्रोजेक्टेड उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने प्रोजेक्ट किया 2023। तो पाकिस्तान की 4% हम करके चल रहे हैं। तो इंटरनेशनली जो एवरेज एडवांस इकोनॉमीज हैं उन सबको शामिल करके जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड है इकोनॉमिक वो 2.8% है। तो ये इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया में आया है। और इन्फ्लेशन जो है ये पूरी दुनिया में देखिए 2 पॉइंट समथिंग से 5 पॉइंट समथिंग। तो इन्फ्लेशन तो बहुत अलार्मिंग हो गई है अरशद साहब। इन्फ्लेशन का तो कोई हम कह सकते हैं ना कि अभी उस पर काबू पाने का तो कोई लाहेअमल तय ही नहीं किया जा रहा। अगर थोड़ा सा यूक्रेन और रशिया की वॉर देखें उसके बाद से चीज़ें मिसमैनेज हो गई हैं। पूरी दुनिया में ऑयल की कीमत और काफ़ी इन्फ्लेशन ने सर उठा लिया है। पाकिस्तान भी उससे फिर पीछे नहीं है, जाहिर सी बात उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम को मस्ट रियलाइज दिस थिंग कि इन्फ्लेशन भी जो है इसमें पाकिस्तान जो है डेफिनेटली ज्यादा हिट हो रहा है। क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ी सी यानी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही से करनी चाहिए। हमारा जो फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ सकती है उसको प्रॉपर प्लानिंग में शामिल करने की जरूरत है। जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं आएंगे, इसको प्रॉपर अपने टारगेट नहीं करेंगे, अपने उसमें शामिल नहीं करेंगे मेन प्रायोरिटीज में, तो उस वक्त तक हम एक्सपोर्ट की बात तो करते रहेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है, लेकिन जब तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट डेवलप नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं ना, किसी की तरक्की देखनी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, जो कि एक रेवोल्यूशनरी एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। लेकिन बात यह है कि पॉलिसी रेट यहाँ पर 15% दिखाई देता है। अगर आप एक इंडस्ट्री लगाने खड़े होते हैं तो कार्बन प्लस आपको 18% पड़ जाएगा या 19%। तो आप कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे? और फिर उसमें एक रिस्क भी है कि आने वाले दिनों में आपका कारोबार चलेगा नहीं चलेगा। तो बिजनेस कम्युनिटी क्या करे इस मामला में? वो अगर मिसाल इसकी इंडिया की दूं तो देखिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को टारगेट किया हुआ है। बांग्लादेश ने टॉप प्रायोरिटीज में शामिल किया हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन को। वो सब्सिडाइज करके ये जैसे 15% कार्बन रेट है तो अगर इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको यही रेट सब्सिडाइज मिलेंगे। लॉन्ग टर्म आपको जो लोन मिलेंगे वो सब्सिडाइज मिलेंगे। मैं कहता हूँ इस तरह की चीजें ये प्लान करें अपनी, यानी लोगों इंटरनेशनल जो लोन ले रहे हैं वो कोई कुछ पोर्शन सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ले कि हमने इसको इंटरनेशनल तो 15% पे नहीं मिल रहे लोन, 18% पे नहीं मिल रहे हैं, वो तो 1-2% पे मिल रहे होते हैं। उसकी वो डायरेक्ट उसी फ्लैट रेट के ऊपर ये फॉरवर्ड कर दें टू इंडस्ट्री कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। जब तक इस तरह की सोच के साथ हम नहीं चलेंगे तो मैम जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी डेवलप होती जा रही है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये संभाल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये पेशेंट समझे कि आईसीयू में है, इसमें बहुत एक्सपर्ट्स की जरूरत है। आम डॉक्टर आईसीयू वाले पेशेंट को नहीं चेक कर सकते। इसमें कंसल्टेंट टाइप हाईएस्ट लेवल का जो डॉक्टर है वो उसको जाकर उसका डायग्नोज करता है। राइट, इसके लिए प्लानिंग जो कि एक मैटर करती है सबसे ज़्यादा, वो नेसेसरी है। चले मैं सरदार साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगी। सरदार साहब, प्रॉब्लम्स अगेन अरशद साहब ने भी हाईलाइट किए हैं कि हमारे लिए एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर पॉलिसीज़ होंगी तो उन पे इम्प्लीमेंट तरीके से होगा, इम्प्लीमेंट करवाने की भी ऑब्वियसली ज़रूरत है, और इम्प्लीमेंट हो जाए तो चीज़ों के नताइज बहुत अच्छे आ सकते हैं। हमारी जो इश्यूज़ हैं वो इस सेंस में हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि पेशेंट आईसीयू में और उसको ट्रीटमेंट को ये नॉर्मल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो माई पॉइंट इज़ कि आने वाले दिन कैसे होंगे, और इतने इश्यूज़ के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको एक टारगेट करने की ज़रूरत है वही जॉब क्रिएट कर सकता है, वही हमारी डिमांड फुलफिल कर सकता है, वही हमें इस बुरे वक्त से निकाल सकता है। देखिए सबसे बड़ा तो एक इशू है, वो इशू ये है कि हमारी फेडरल और प्रोविंशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़ जो है ना वो मैच नहीं करती। अब हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फेडरल भी है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोविंशियल भी हैं, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन वो नहीं है जो होनी चाहिए। अब मैं दो अफसोस कुन बातें आपको बताने लगा हूँ। प्लानिंग इज़ नॉट इनफ, इम्प्लीमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड पीपल हु आर गोइंग टू रन दैट प्रोग्राम दे मस्ट अंडरस्टैंड कि वो कर क्या रहे हैं। बलूचिस्तान में रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया कि प्रोविंशियल टैक्स इकट्ठा करें, उन्होंने डोनेशन तक को नहीं छोड़ा।
चाइना ने सोलर सिस्टम भेजा ग्वादर के लोगों के लिए, उन्होंने उनको भी टैक्स कर दिया। अब मैं करंट आपको अफसोसकुन बात बताने लगा हूं कि ईरान ने डोनेशन दी हमारे फ्लड रिलीफ के लिए, वो भी उन्होंने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। नहीं तो वो तो फिर वेव ऑफ कर रहे हैं ना, नहीं, उस पे तो वेव ऑफ वेव कर ऑफ रहे हैं करने की क्योंकि बात टैक्स नहीं के लिए एट फर्स्ट इसने हुआ क्यों ऐसा? हुआ क्यों? होना नहीं चाहिए। अब जैसे कराची में लोग अपने क्राइसिस में फेडरल टैक्सेस हैं, अब मैंने सुना है कि जो कराची इलेक्ट्रिक है वो केएमसी का टैक्स भी बिल के अंदर लगाएंगी। नो, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप कंट्री के अंदर इकोनॉमिक कंफ्यूजन पैदा नहीं करें। देखिए ये यूनिफॉर्म सिस्टम है। मैं समझता हूं कि आपने अभी तक इकोनॉमिक यूनिटी नहीं लाए कंट्री के अंदर, कि पंजाब में क्या होता है, सिंध में क्या होता है, बलूचिस्तान में क्या होता है, दे आर पार्ट ऑफ फेडरेशन। केपीके में क्या होता है, तो सब अपनी फेडरल अपनी गवर्नमेंट मर्जी के जब मालिक बन पॉलिसी रहे हैं। करे, हाँ। डेवोल्यूशन में ठीक है प्रोविंशियल पावर्स हैं, लेकिन जहां नेशनल कंसेंसस हो वो तो क्रिएट करें ना आप। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर दे दिया और उसको रात को इंप्लीमेंट करें और लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। मैं ये तकलीफ से आपको बात बोल रहा हूं, मुझे ये डर है कि अब ये जो पोस्ट क्राइसिस लोग कोशिश करेंगे कि कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में करेगा, कोई लाइफ स्टॉक में करेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, तो अगर ये सरकारी महकमे इस तरह उनको परेशान करेंगे तो फिर मुल्क की इकोनॉमी कैसे आगे चलेगी? राइट। अरशद साहब प्लीज इसके ऊपर कमेंट करें, मेरे पास लास्ट मोमेंट्स है तो मैं चाहती हूँ कि आपसे इस पर टेक ऑन ले लूं। मेरी रिक्वेस्ट यही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो प्लानर्स हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे भोपाल सईद साहब ने भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, कर भी रहे हैं, जब तक नहीं होगा आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ट्रेड डेफिसिट है, जब तक ये कम नहीं होगा, आपका डॉलर कंट्रोल में नहीं आएगा, आपकी बाकी देखिए, एक है हमारे इंटरनल इश्यूज, बिजली महंगी हो गई, फलानी, ये सारे के सारे असल में ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जो असल आपकी, जब आपका फ्यूल महंगा हो गया, आपकी एनर्जी महंगी हो गई, आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाए, आपकी इंपोर्ट बढ़ जाए, ये क्रिटिकल चीजें हैं। आपको इतनी बड़ी साइंस नहीं है। तो मेरा है कि जैसे मेडिसिन का भी आपने कहा, मैं थोड़ा सा इसमें भी ऐड करूं कि जैसे मेडिसिन का भी प्राइसेस इतना बड़ा इम्पैक्ट प्रेशर ले रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि दूसरी दफा वहां पे मेडिसिन की प्राइसेस जो कैबिनेट ने रिजेक्ट की हैं, नहीं इंक्रीज की। तो देखिए खुद से जब जो मिनिस्टर फिनांस है, जब ऑयल की प्राइस बढ़ाते हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ाते हैं, कहते हैं हम मजबूर हो गए। तो जब उनकी प्राइस बढ़ाते हैं तो ये सारी यूटिलिटीज हैं, जब एनर्जी कास्ट बढ़ती है, यूटिलिटीज हैं। अब 12,000 से 25,000 जब सैलरीज करते हैं इंडस्ट्रीज की, लेबर की, ये यूटिलिटीज हैं। आपके इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, जब आपका रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होके आ रहा है, तो ये सारे के सारे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है। तो वो जो चीज, जब आपने फार्मास्यूटिकल को प्राइस दी थी 2 साल पहले, उस वक्त आपका डॉलर रेट 100 रुपया था, अब आपका 230 क्रॉस कर, 240 क्रॉस कर गया। आप सारी चीजों को लमसम जमा करके आप कहते नहीं हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। मेडिसिन पैनाडॉल जैसी मेडिसिन शार्ट है, और वो जो वैसे 1 रुपए का आपको एक स्ट्रिप मिलता था, अभी वो 1500 में नहीं मिलता, क्योंकि लोग बनाना छोड़ गए। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप इसको प्रॉपर फोकस करके नहीं देखेंगे, जिन चीजों की प्राइस बढ़ाने की जरूरत है, जो नए मालिक्यूल हैं, जो नए पेशेंट की जरूरत है बेचारों की, नए मालिक्यूल जो अमेरिका में बनते हैं, हम 2 महीने 6 महीने बाद पाकिस्तान में अवेलेबल कर देते हैं, उनकी प्राइसेस अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो पेशेंट को मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी। ये उससे बड़ा क्राइसिस आपकी फूड से भी, आपके आटे से भी, आटे का बहरान चल रहा है, आटे से भी बड़ा क्राइसिस डेवलप होता जा रहा है, क्योंकि ये रातों रात इसको आप नहीं ठीक कर सकेंगे, ये आस्ता आस्ता डेवलप होता जा रहा है। राइट। आप समझते हैं कि इसमें मैनेजमेंट की भी थोड़ा सा करने की जरूरत है, कोई चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज हो जाए तो आने वाले दिनों में ये नताइज जो हैं वो एक नेगेटिविटी की तरफ नहीं बल्कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। और साथ साथ ये है कि चीज़ों को मज़ीद देखकर और सुनकर और थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। वेल, थैंक यू सो मच मलिक अरशद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज हमने एससीओ समिट के हवाले से मलिक अरशद साहब से बात की, जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग, और उसमें काफ़ी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारे साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला है, और इस कोऑर्डिनेशन के थ्रू पाकिस्तान अपना मैसेज पहुँचा सकता है। सो नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं।
गोल्ड की परतोला प्राइस 1,47,710 रुपीस गोल्ड पर 10 ग्राम, 1,26,772 रुपीस इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1665.13 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल 85.82, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 91.72 डॉलर। आप देख सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस आज के दिन कुछ कमी की तरफ लोकल मार्केट में दिखाई दे रही हैं, साथ साथ इंटरनेशनली ऑयल प्राइस में भी एक कमी देखी जा रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि एक इन्फ्लेशन जो है वो इससे ज़्यादातर पंप होता हुआ दिखाई देता है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती है, और जैसे जैसे प्राइसेस कम होती हैं तो यहाँ पे भी एक रिलैक्सेशन बिल्डअप होता है। तो पोपल जी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, क्राइसिस और अगेन आपने मिसमैनेजमेंट के हवाले से भी बात की, अब थोड़ा सा सजेस्टिव हम बात करेंगे, सोल्यूशंस कहाँ दिखाई देते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि अरशद साहब ने कि हमारे पास इंटरनेशनली कुछ ऐसे इकदाम हैं जो करने की ज़रूरत है, जैसे उन्होंने लोन की मिसाल दी, नेबरिंग कंट्रीज़ की एग्जांपल्स दी। पाकिस्तान में भी ये चीज़ अडॉप्ट हो सकती है, हम तो ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कल्चर पे जो है वो हमारा एक ये कल्चर है कि अडॉप्शन ज़्यादा जल्दी करते हैं। जी हाँ, मैं देखें इसको जो बेस्ट सजेशन तो ये कि हमें पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है ताकि हमारी इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। अगर हम जैसे रिसेंटली IMF के साथ हुआ और बहुत से ममालिक जो हमें रीशेड्यूलिंग करनी थी या जिन्होंने हमें फर्दर असिस्टेंस देनी थी तो उन्होंने उसको रोक लिया था। रोका इसलिए था कि जी जब तक IMF से आपको नहीं मिलता, हम लोग ट्रांच नहीं मिलती, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्योंकि उस वक्त उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। आई थिंक द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस, ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री, देन लेट्स टॉक टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी से तब बात हो सकती है जब आप स्टेबल हों। अगर इस वीकनेस से जाके बोलेंगे तो अगर कोई करेगा कोई नहीं करेगा, फिर हम वो पॉइंट जीरो पे खड़े होंगे। तो हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएं, इसको मिसमैनेजमेंट नहीं करें, प्रॉपर प्लानिंग करें, सूबों को फेडरल गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में ले। आप जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिनको बहाल करके अपनी इकोनॉमिक्स को आगे चला सकते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, वो सर आपने थोड़ी देर पहले करें। कुछ एक जिक्र किया था, मैं सवाल फिर वो मिस हो गया था, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर भी फोकस किया जाए। आपने टैक्स के हवाले से बात की, आपने कहा कि टैक्स अब बिजली के बिलों में लेना, या फिर अब KMC वाला जो टैक्स की आपने बात की, टैक्स कलेक्शन भी एक इशू है पाकिस्तान के अंदर। कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, और छोटे लोगों से नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बड़े जो एक बड़े जो बिजली का बिल जिनके बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि जिनके यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जब इतनी बिजली खर्च कर सकते हैं तो टैक्स तो कैसे लेंगे फिर उनसे, और टैक्स कलेक्शन को फिर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और तो कोई तरीक़ाकार नहीं बचता ना फिर यूटिलिटीज़ के अलावा। देखिए हमारी प्री मैच्योर डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो उसके अंदर अभी तक टैक्सेशन जो है डेवोल्यूशन के बाद सूबों के पास भी कुछ इख्तियार आया जी, और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी अपना है। तो अब वो टैक्स तो लेना है आपने, लेकिन जब एक अभी तक आप यही हाउस इन ऑर्डर नहीं ला सकते कि आपने डायरेक्ट टैक्सेशन करनी है या इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं तो फिर वो गरीब आदमी भी मारा जाता है। तो अब ये तो यू हैव टू देखें, ये तो टेक्निकल नो हाउ आपको चाहिए। जो और इतने बंदा बड़े 12 बड़े लाख रुपए बिल दे सकता है तो क्या वो टैक्स नहीं दे सकता? इतने बड़े बड़े क्लेमेंटली एक्सपर्ट्स बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर, सूबों की कैपिटल के अंदर, तो आप इनके माइंड यूज करें, उनके माइंड निचोड़ें, बोलें कि आप हमें आइडिया दो, पाकिस्तान को हमने ये ठीक करना है, आप कैसे करें। देन अगर आपने एक दो लोगों की सुन के डिसीजन लेना है और पॉलिटिकल बेसिस पे उनकी सुन के आपने इम्प्लीमेंट करना है, बाद में कितनी दफा आपको यू टर्न करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने एक तो टैक्सेस के हवाले से बात की, दूसरा ये कि ओवरऑल करेंसी के हवाले से बात करें तो ये भी डिवैल्यूएशन पाकिस्तान की करेंसी की हो रही है, ये भी एक इम्पैक्ट है जो इन्फ्लेशन को पुशअप कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन ही कंट्रोल कर ली जाए तो फिर आधी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। देखिए डिवैल्यूएशन पाकिस्तान में ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से होती है। अब देखें, आप पहले था कि IMF की ट्रांच मिलेगी तो विल बी फाइन, नो डाउट डॉलर नीचे आया और फिर डॉलर ऊपर चला गया जी। तो ये दिस इज मोर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। देखें ये गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो इंटरनल क्राइसिस, नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं, इस पे आपका कंट्रोल तो नहीं है। फ्लड आए, रेन आई, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो अब उसको फाइनेंस करने के लिए अगर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस बोल रहे हैं कि $10 बिलियन इमीडिएटली पाकिस्तान को रिकंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, तो मेरी समझ में है, दुनिया ये समझती है, बहुत से रिसर्च हाउस हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान को इमीडिएटली $30 बिलियन चाहिए। तो आप $30 बिलियन कहाँ से लाएंगे? इसकी एक्यूमुलेशन
प्लस आपने जो डेट वापस करने, तो आप कहाँ से तमाम चीजें लाएंगे? Exactly. यू नीड ए प्रॉपर प्लानिंग, यू हैव टू टेक ऑल द स्टेक होल्डर्स इन कॉन्फिडेंस एंड देन मूव फॉरवर्ड। मैं समझता हूँ कि शायद बहुत से सियासतदानों को मेरी बात बुरी लगेगी, इस वक्त हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। लेकिन आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो भी तो पैरेलली है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती जिसकी वजह से एफडीआई नहीं आती, जिसकी वजह से बिजनेसेस नहीं आते। आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएं, सबके दिमाग टेबल पे आ जाएंगे, फिर आप जो सियासत करनी है आप करें। इस वक्त इस तबाही के टाइम के अंदर आप सियासत नहीं कर सकते, आप मुल्क के साथ ज्यादती करेंगे। राइट, हमें रियासत बचानी है, अभी सियासत को साइड में रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें थोड़ा सा अभी टफ टाइम गुजर रहे हैं। जितना हो सके इन टफ टाइम्स में एज अ नेशन हमें एक होने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ये मुसीबतें आई हैं इनसे मुकाबला कर सकें। और साथ साथ ये जो फ्लड की एक डिज़ास्टर सिचुएशन है, इसको अपॉर्चुनिटी में अगेन मैं यही कहूँगी कि तब्दील किया जाए। जितनी जल्दी इसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जाएगा उतना ही हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पोपल ज़ई साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया। अच्छा, ओवरऑल बात ये करेंगे कि अगर डॉलर की वैल्यूएशन के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर ये भी एक गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी देखी जा रही है, और 4 to 5 डेज़ में ये कहा गया है कि इसमें कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनेगी। लास्ट टाइम मनी मार्केट में क्रैकडाउन किया गया था और उसके बाद डॉलर की हमने देखा था डीवैल्यूएशन विटनेस की गई थी। सो आई थिंक सो कि यहाँ पे भी एक टाइम्स हैं कि अभी इस पर दोबारा सोचा जाए और दोबारा इस पर कोई ऐसा क्रैकडाउन किया जाए जिससे रुपी वैल्यूएशन की तरफ स्ट्रॉन्ग हो सके। दैट्स इट, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।